फर्स्ट करें हमारे पास एक फोटो डिटेक्टर है। फोटो डिटेक्टर लेज़र की तरह एक डिवाइस होती है जिसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो उस लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इसके साथ नॉर्मली हम ऑप्टिकल फाइबर कनेक्ट करते हैं। समझे ऑप्टिकल फाइबर में लाइट की पल्सेस आ रही हैं और ये फोटो डिटेक्टर इन पल्सेस को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो जब लाइट नहीं आएगी तो 0 हम उसको कह देते हैं, जब लाइट आएगी तो उसको हम 1 कह देते हैं। फोटो डिटेक्टर ने उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। हम ये चाहते हैं कि हम इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रियल टाइम में सामने स्क्रीन पे देखें कि 0 आ रहा है, 1 आ रहा है और कैसा वेव फॉर्म आ रहा है। इसके लिए हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जिस तरह कैपेसिटर की 2 प्लेट्स के बीच में होती है, और उस इलेक्ट्रिकल फील्ड में से अगर एक चार्ज मूव कर रहा हो स्ट्रेट लाइन में, फर्ज करें कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़ेरे असर वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो स्ट्रेट नहीं जाएगा बल्कि इलेक्ट्रिक फोर्स उसके ऊपर लगेगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा पैरेलल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो वो सीधा जाने के बजाय उसकी पाथ टेढ़ी हो जाएगी। इस प्रिंसिपल के ऊपर कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का ऑपरेशन बेस्ड है। इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स की एक स्ट्रीम चाहिए जो कि हम जनरेट करते हैं एक कैथोड से, और कैथोड और एनोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। एनोड पॉजिटिव पोटेंशियल पे होता है, कैथोड नेगेटिव पोटेंशियल के ऊपर होता है। इस इक्विपमेंट को हम एक वैक्यूम के अंदर रखते हैं। वैक्यूम का मतलब होता है एक खला, एक ग्लास ट्यूब के अंदर खला क्रिएट करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली उसमें मूव कर सकें। इलेक्ट्रॉन्स खला के अंदर मूव करते हैं, हवा के अंदर नहीं मूव कर सकते। तो इस जो ट्यूब है इसकी एक साइड, एक स्क्रीन जो है वो फ्लोरेसेंट होती है। इसका मतलब होता है उसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन्स पड़ते हैं तो वो ग्लो करते हैं। इस वक्त अगर मैं स्क्रीन को देखूं, यहाँ पर अगर ऑब्जर्वर हो तो उसको एक डॉट नजर आएगा स्क्रीन के सेंटर में जहां पर इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे हैं। अब हम डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स ऐड करेंगे जो कि कैपेसिटर प्लेट्स हैं बेसिकली, और इनके साथ अगर हम करंट के साथ कनेक्ट कर दें तो ये प्लेट्स ऑन हो जाएंगी, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी और वो यहाँ से आने वाले इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्लेक्ट करेगी, और इसको ऑफ कर देंगे तो वो स्ट्रेट जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। एक्स प्लेट्स को कहते हैं। इनका काम ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्लेक्ट करते हैं कि वो हॉरिजॉन्टली मूव करना शुरू कर देते हैं। अब इस वक्त अगर मैं स्क्रीन को देखूं तो मुझे एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट जा रहा होता है, फिर डिफ्लेक्ट हो जाता है कैपेसिटर प्लेट्स में होने की वजह से। तो वो जो स्ट्रेट जा रहा होता है, जब मैं इसके ऊपर एक स्ट्रेट टाइम का सिग्नल दे रही हूँ, यहाँ पर एक टाइम पीरियड के बाद एक सिग्नल स्ट्रेट लाइन में रिपीट हो रहा है, तो जब वो पीरियड एंड होता है तो ये वापस डॉट अपनी जगह पे आ जाता है, जब वो ऑन होता है तो ये डॉट इधर आ जाता है। तो इन 2 पॉइंट्स के बीच में इतनी तेजी से मूव करता है कि हमें स्क्रीन के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ नजर आती है। अब मैं इसके ऊपर वाई प्लेट्स ऐड करूंगी। वाई प्लेट्स के साथ भी टर्मिनल्स हैं। वाई प्लेट के साथ अगर मैं सिंपल एक सिग्नल करूं जिस तरह एक्स के साथ किया था, एक स्ट्रेट लाइन, तो ये वाई प्लेट्स उसको वर्टिकल डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेंगे। अब मैं एक्स प्लेट को ऑफ कर देती हूँ, वाई प्लेट को सिर्फ कनेक्ट किया हुआ है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ये वर्टिकल डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं दोनों प्लेट्स को ऑन कर दूं तो फिर मेरे पास एक्स प्लेट्स उसको यूं करने की कोशिश करी और वाई उसको वर्टिकल, इन दोनों के ज़रिए असर वो यूं जाएगा, और फिर जब टाइम पीरियड खत्म होगा तो वापस अपनी जगह पे आएगा, और फिर यूं मेरे पास सॉ टूथ वोल्टेज आ जाएगी। अब मैं फोटो डिटेक्टर की जो इनपुट है उसको वाई प्लेट्स के साथ कनेक्ट कर देती हूँ और एक्स प्लेट्स के साथ टाइम को कनेक्ट कर देती हूँ, तो फिर मेरे पास स्क्रीन के ऊपर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर स्ट्रेट जा रही है। जब मेरे पास सबसे पहले 0 आ रहा था, वाई के ऊपर क्या आएगा, कोई करंट नहीं आएगा, तो ये ऑफ हो जाएंगी प्लेट्स और ये डिफ्लेक्ट नहीं करेंगी, तो मेरे पास स्ट्रेट लाइन आएगी। फिर जब 1 आएगा तो वाई प्लेट्स ऑन हो जाएंगी और उसको स्ट्रेट लाइन में ऊपर मूव करेगी, और एक्स इसको आगे मूव करेगा। फिर जब 0 आएगा तो फिर ये 0 आ जाएगा। यानी जो मेरा पैटर्न फोटो डिटेक्टर का इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा था, वैसा ही पैटर्न मुझे स्क्रीन CRO की स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएगा। इस तरह हम फोटो डिटेक्टर की जगह कोई भी और सिग्नल ले सकते हैं, कोई भी और सेंसर। हर तरह के सेंसर्स होते हैं जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं, प्रेशर को, साउंड को, वो सब हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के वाई प्लेट के साथ कनेक्ट करते हैं और एक्स प्लेट के साथ हम टाइम कनेक्ट करते हैं। तो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर एक ग्राफ आ जाता है जिसके एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम और वाई एक्सिस के ऊपर जो भी हमारा सिग्नल होता है वो हमें रियल टाइम में उसी वक्त नजर आ जाता है। इसके अलावा हम इसको किसी सर्किट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। यानी वाई प्लेट्स को अगर मैं एक AC सर्किट के साथ कनेक्ट कर दूं तो मैं डायरेक्टली जो मेरा इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसके साथ जा रहा है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल अगर वो साइन वेव का है, साइन वेव की फॉर्म में है,
तो मुझे साइन वेव स्क्रीन के ऊपर सामने नजर आएगी, उससे मैं उसकी फ्रीक्वेंसी और मुख्तलिफ पैरामीटर्स मालूम कर सकती हूँ. Cathode ray oscilloscope consists of the following parts: filament, cathode, grid, anode. Cathode, anode, capacitor, screen, emitter, base collector, resistor, capacitor, inductor. अब कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में एक कैथोड था सबसे पहले, एनोड्स थे, प्लेट्स थी कैपेसिटर की तरह की, और सामने एक स्क्रीन थी. तो हमें सबसे ज्यादा सही जवाब बी लग रहा है, जिसमें कैथोड, एनोड, कैपेसिटर और स्क्रीन लिखा हुआ है. बाकी ऑप्शन ए में कैथोड एनोड है मगर ग्रिड है, जो कि ग्रिड एनोड्स की जो असेंबली थी उसी को उन्होंने ग्रिड कहा हुआ था. तो ये एक तो टेक्निकली एक चीज को दो दफा लिखा हुआ है. उसके बाद फिलामेंट, कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप में कोई फिलामेंट नहीं थी, इसलिए ऑप्शन ए गलत है. एमिटर बेस कलेक्टर ये ट्रांजिस्टर में होता है, और रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, कोई इंडक्टर नहीं था CRO में, तो ये भी ऑप्शन गलत है. Cathode rays are dependent on nature of gas, depend on target material, independent on nature of gas or none. कैथोड रेज बेसिकली इलेक्ट्रॉन की जो बीम थी वो कैथोड से निकली थी, तो उसको हमने कैथोड रे कह दिया था. वो जिस गैस के अंदर वो मूव करी थी, जो हमारा वैक्यूम था, उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करती, ना ही वो टारगेट मटेरियल पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि टारगेट मटेरियल को तो सिर्फ वो फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है, उसकी वजह से वो ग्लो करता है. इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस, ये ऑप्शन ठीक है, क्योंकि वो गैस सिर्फ एक मीडियम है जिसमें से कैथोड रेज गुजर रही है. कैथोड रे कैथोड के ऊपर डिपेंड करती हैं. और नन भी गलत है, इंडिपेंडेंट है वो नेचर ऑफ गैस से. हमने देखा कि एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम एक वायर का लूप बना के रखते हैं तो, और उस पर वायर में से करंट फ्लो कराएं, तो एक टॉर्क एक्ट करता है इस वायर के ऊपर, और ये वायर अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है. इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस हम करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट गैल्वेनोमीटर, जिसकी मदद से हम करंट मेजर कर सकते हैं, क्योंकि करंट जब इस वायर में से गुजरता है तो इसके ऊपर टॉर्क एक्ट करता है. अगर हम एक ऐसा फॉर्मूला बनाएं कि जितना करंट फ्लो कर रहा है उतना ही ये टर्न करे, तो फिर हम देख सकते हैं कि कितना करंट फ्लो किया. इसके लिए हम ये करते हैं कि हम इस लूप के साथ एक स्प्रिंग अटैच कर देते हैं. स्प्रिंग का ये फायदा होता है कि जब ये लूप टर्न करता है टॉर्क के ज़रिए असर, तो स्प्रिंग की वजह से उसके अंदर एक रिस्टोरिंग टॉर्क पैदा हो जाता है. हुक्स लॉ के मुताबिक वो वापस उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है. अब ये दो टॉर्क्स एक दूसरे को जिस पॉइंट पे बैलेंस करते हैं, उस पॉइंट पे ये लूप रुक जाता है. तो अगर हम देखना चाहते हैं कि वो कौन सा पॉइंट है और उसके ऊपर करंट कितना होगा, तो हमें कैलकुलेट करना है कि किस पॉइंट पे हमारा टॉर्क, जो कि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से पैदा होता है, उसको हम सिर्फ टाउ कहते हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर होगा जो स्प्रिंग की वजह से पैदा हुआ है. ये वाला टॉर्क बराबर था BIA cos अल्फा के, और रिस्टोरिंग टॉर्क बराबर है हुक्स लॉ के मुताबिक C टाइम्स थीटा के. C स्प्रिंग कांस्टेंट है, और थीटा क्या है, जो मेरा लूप की इनिशियल पोजीशन थी, और फिर जब वो एक नई पोजीशन में जाता है तो इन दो पोजीशंस के बीच में जो एंगल है उसको हम थीटा कह देते हैं. जितना ये थीटा ज्यादा होगा उतना रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगा. अब ये वाला जो टॉर्क है मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो पैदा हुआ है, इसमें हम कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए, जिसमें से एक ये है कि हम कॉस अल्फा को हटाना चाहते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो. कॉस अल्फा क्या था, मेरा जो वायर है उसका एंगल था मैग्नेटिक फील्ड के साथ. जब ये दोनों पैरेलल होते हैं तो कॉस अल्फा की जरूरत नहीं होती, कॉस अल्फा 1 हो जाता है. मगर जब ये अपनी जगह से हिलता था तो फिर उसको करेक्ट करने के लिए हमने कॉस अल्फा का फैक्टर डाला था. इस कॉस अल्फा को हटाने के लिए मैं एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करूंगी जो रेडियल है. मैग्नेट इस शेप में जब होगा तो इसका ये फायदा होगा कि मेरी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह की होगी. इसकी वजह से मेरा जो लूप है वो जिस भी ओरिएंटेशन में हो, अगर वो इस तरह भी हो जाता है तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी जो उसके पैरेलल होंगी. हमेशा कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके पैरेलल होंगी. इसलिए कॉस अल्फा को फिर मैं हटा सकती हूँ. यहाँ से कॉस अल्फा को हटा देते हैं क्योंकि मैंने मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल कर दिया. दूसरी इंप्रूवमेंट मैं ये करती हूँ कि मैंने वायर से सिर्फ एक लूप बनाया था पहले, उसमें से करंट आए गुजरा था. अगर मैं इसको ज्यादा लूप्स दूं, इसका कॉइल बना दूं, तो फिर अगर एक लूप में से करंट आए गुजरा है तो n लूप्स में से, अगर नंबर ऑफ लूप्स n है, n टाइम्स आए गुजरेगा, जिसकी वजह से मेरा टॉर्क ज्यादा होगा. मैं चाहती हूँ कि मेरा टॉर्क ज्यादा हो, ज्यादा फोर्स लगे ताकि वो टर्न हो. तो अब इन दोनों चीजों को मैं इक्वेट करती हूँ और देखती हूँ कि जिस पॉइंट पे मेरी जो लूप रुकता है आके, उस पॉइंट पे करंट कितना होता है. वो करंट बराबर होता है C डिवाइडेड बाय NBA टाइम्स थीटा के.
ये सब चीज़ें कांस्टेंट होती हैं, सी कांस्टेंट, नंबर ऑफ लूप्स कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, एरिया इस पूरे कॉइल का कांस्टेंट, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है थीटा के, जितना करंट होगा उतना ही वो टर्न करेगा लूप एंगल थीटा के मुताबिक। तो फिर इसको इस्तेमाल करते हुए फिर मैं करंट मेजर कर सकती हूँ अगर मैं वो एंगल थीटा नाप लूँ तो। गैल्वेनोमीटर की मदद से अगर हम करंट मेजर करना चाहते हैं तो हम गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दें इसके दो प्रोब्स को, जिस सर्किट की हमने करंट मालूम करना है कि इसमें से कितना करंट गुजर रहा है। अब हम चाहते हैं कि वो करंट सर्किट में से ना गुजरे बल्कि गैल्वेनोमीटर में से गुजरे ताकि हम उसको नाप सकें, मगर गैल्वेनोमीटर के साथ ये मसला होता है कि उसमें से थोड़ा सा भी करंट गुजरे तो वो फौरन अपनी फाइनल रीडिंग देना शुरू कर देता है। इस मसले के लिए हल करने के लिए हम एक शंट में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। शंट का मतलब है पैरेलल में, और ये रेजिस्टेंस इतनी कम होती है कि करंट का ज़्यादा हिस्सा इस रेजिस्टेंस में से गुजरता है, और इसको ऐड करने की वजह से गैल्वेनोमीटर की रेंज बढ़ जाती है। फिर गैल्वेनोमीटर में से थोड़ा थोड़ा करंट गुजरता है और यूँ हम उसको मेजर कर लेते हैं। इस इक्विपमेंट को हम एमीटर कहते हैं, एम्पेयर्स से, क्योंकि ये हमें एम्पेयर्स में करंट मेजर करके बताता है। अब अगर हम गैल्वेनोमीटर की मदद से वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं तो एक दफ़ा फिर हम उसको जिस सर्किट के अक्रॉस हमने वोल्टेज ड्रॉप मेजर करना है उसके साथ कनेक्ट करते हैं। अब वोल्टेज अगर पैरेलल में दो वायर्स हो तो वोल्टेज ड्रॉप उन दोनों के अक्रॉस सेम होता है, यानी जो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप है वो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा अगर यहाँ इस सर्किट में से करंट नहीं गुजरता। अगर इसमें से करंट गुजर जाएगा तो इसका वोल्टेज ड्रॉप फिर कम हो जाएगा, क्योंकि ये एक शंट पाथ बना देगा। फिर हम चाहते हैं एक शंट पाथ ये ना बनाए, इसलिए हम इसके साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। अब ये रेजिस्टेंस इतनी हाई होती है कि ये जो ब्लू पाथ आपको नजर आ रही है इसके अंदर से करंट बहुत कम फ्लो करता है, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता। इन दोनों पाथ, ब्लू पाथ और रेड पाथ में वोल्टेज ड्रॉप सेम रहता है, जिसको गैल्वेनोमीटर हमें मेजर करके बता देता है। इस इक्विपमेंट को हम वोल्ट मीटर कहते हैं, क्योंकि ये वोल्टेज में हमें वोल्टेज ड्रॉप मेजर करके बताता है। इसी तरह गैल्वेनोमीटर की मदद से हम रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। उसके लिए हम एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं इसके साथ, और इसके दो टर्मिनल्स होते हैं। जब ये टर्मिनल्स ओपन होते हैं तो जो हमें गैल्वेनोमीटर रीडिंग दे रहा होता है उसको हम कहते हैं कि ये इन्फिनिट रेजिस्टेंस है, और फिर दो टर्मिनल्स को शॉर्ट करके जो सिर्फ इस रेजिस्टेंस की वजह से रेजिस्टेंस होती है उसको हम कह देते हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू है रेजिस्टेंस की। और फिर इन दो वैल्यूज के बीच में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हम इधर कनेक्ट करते हैं वो गैल्वेनोमीटर में से जितना करंट गुजरा होता है उसके हिसाब से हमें फिर पता चल जाता है कि ये रेजिस्टेंस कितनी है। इस इक्विपमेंट को हम ओहम मीटर कहते हैं, क्योंकि ये हमें ओहम में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके बताता है। और एक ऐसा इक्विपमेंट भी होता है जिसमें ये तीनों सर्किट्स फिट होते हैं, और हमारे पास एक नॉब होता है जिसको अगर हम एम मीटर पे कर दें तो वो हम एम मीटर के साथ सर्किट कनेक्ट कर लेता है। वोल्ट मीटर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं उसको, और ओहम मीटर के साथ भी कर सकते हैं। ऐसे इक्विपमेंट को हम एवो मीटर कहते हैं, ए फॉर एम्पेयर, वी फॉर वोल्टेज और ओ ओहम का। और इसके अलावा डिजिटल मल्टीमीटर्स होते हैं जो ये सारा काम डिजिटली तौर पर भी कर सकते हैं। Which one of the following is used to determine an internal resistance of a cell? सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए क्या हम एम मीटर इस्तेमाल कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मीटर? एम मीटर से हम करंट मेजर करते हैं, गैल्वेनोमीटर से हम तीनों चीज़ें मेजर कर सकते हैं, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। और वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज मेजर करते हैं, इसलिए वोल्ट मीटर और एम मीटर गलत है क्योंकि हमने इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। अब सवाल है कि गैल्वेनोमीटर से कर सकते हैं या पोटेंशियोमीटर से। तो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियोमीटर से ये काम हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर पोटेंशियोमीटर है। गैल्वेनोमीटर की मदद से हम इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं मेजर कर सकते क्योंकि सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, उसके लिए हमें पोटेंशियोमीटर को एडजस्ट करना पड़ता है, इसलिए गैल्वेनोमीटर इसका सही जवाब नहीं है। Which of the following is the proper way to study the sinusoidal waveform of the voltage? Cathode ray के अंदर voltage is connected to X input and time base is switched off. Time base जो थी वो हमारी X plates के साथ टाइम बेस कनेक्टेड थी और Y के साथ जो हमारा सिग्नल था वो कनेक्टेड था, तो दोनों को ऑन होना चाहिए सबसे पहले। तो इन चारों ऑप्शन में से हम देखते हैं कि टाइम बेस स्विच्ड ऑन जो है वो इस ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में है। अब इनको हम देखेंगे जिसमें ऑफ है उनको हम गलत कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि टाइम बेस ऑन होनी चाहिए। वोल्टेज इज कनेक्टेड टू Y इनपुट या वोल्टेज इज कनेक्टेड टू X इनपुट। X के साथ हमेशा टाइम बेस होती है, इसलिए ऑप्शन डी गलत है। वोल्टेज Y के साथ हो और टाइम बेस स्विच्ड ऑन हो तो हमारी सही रीडिंग आती है।